अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में बाज़गश्त है कि जिसके हाथ में डंडा है वो सख्त नाराज़ है। डंडा चलने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला मशरूत कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है कौमी सलामती के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। ये बात बड़ी रेजोनेट कर रही है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में डिस्कोर्स चल रहा है, इस हवाले से बात चल रही है। मुहर्रम की 10 तारीख से चंद रोज़ पहले वफाकी हुकूमत ने 3 बड़े फैसलों का ऐलान किया। उन्होंने ये कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रिव्यू दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। साथ ही ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आइन के आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी लगाई जाएगी और साथ ही आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट होगी इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी साहब के खिलाफ। अब ये तमाम मामला एक अनअचीवेबल टारगेट लगा जिस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें उठने लगी और फिर कुछ उनके इत्तेहादियों ने भी इस हवाले से राय का इजहार किया कि ये जमहूरी तरीक़ाकार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लग ये रहा है कि ये जमातें दोबारा इस नुक्ते के ऊपर इकट्ठी होती जा रही हैं। सरप्राइजिंग शायद ज़रूर था अता तारड़ का वो ऐलान, लेकिन अब ऑन बोर्ड आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या हुकूमत अपने तमाम इत्तेहादियों को इन तीनों मामलात के ऊपर इंटैक्ट रख पाएगी? इस मामले पर भी बात होगी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से जो वजूह जिनका बयान किया, जिनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, मैं आगाज़ में आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम मामले पर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया। उन्होंने कहा है कि अगर पाबंदी किसी पर लगनी चाहिए तो उन जमातों पर जो फाशिस्ट हुकूमत बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर आर्टिकल 6 का आगाज़ हुआ तो फिर ये बहुत सारे लोगों पर जाएगी। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत हर वो शख्स जो कि इंतखाबात के मामले से जुड़ा हुआ था और इलेक्शंस डिले हुए पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि फिर उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी नहीं होगी। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हसन अयूब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर जनाब आमिर मुगल साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हसन अयूब साहब, सनम जावेद रिहा हो गई हैं और पहले ये लग रहा था कि उनके जो कसूर हैं वो शायद कसूर इतने सीरियस हैं कि वो शायद कभी भी बाहर ना आए। मैसेजेस तो ऐसे से ही चल रहे थे। ये सनम जावेद का बाहर आना अब ये हतमी है या दोबारा उठा ली जाएंगी? मुमकिन है। गो के अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने आज हाई कोर्ट के अंदर यकीन दहानी कराई कि उनको किसी भी जो है वो मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं जुर्म जो है वो कमिट हुआ है, यानी क्राइम कमिट हुआ है, तो फिर कानून अपना रास्ता खुद तलाश करता है। इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखिएगा ईसा नकवी, कि कोई भी फौजदारी केस, कोई भी क्रिमिनल केस टाइम बार नहीं होता, वो ज़ायदुल मियाद हो नहीं सकता। अगर किसी जगह कोई कत्ल हुआ, चाहे 10 साल गुजर जाएँ, 15 साल गुजर जाएँ, तो कत्ल का जो जुर्म है, उस कत्ल के जुर्म के ऊपर कभी भी जो शख्स है, जो कातिल है, वो उसको उसका सामना करना पड़ सकता है प्रोसिक्यूशन का। लेकिन नई एफआईआर दर्ज नहीं होती। देखिए, नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन अगर पुराना कमिट हुआ है उसके ऊपर नई एफआईआर, पुराने वाक़े के ऊपर नई एफआईआर हो सकती है अगर पहले कोई एफआईआर नहीं हुई हुई तो ये तो बड़ा सिंपल और प्लेन जो है वो मामला है ना, जिस गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई की अगर बात करें, साइफर की अगर बात करें, जो जुज़ियात बयान किए हैं, ये तमाम गुज़िश्ता 2 साल 2.5 साल पर मुश्तमिल वाक़यात हैं जिनकी बुनियाद पर आज हुकूमत ये कह रही है। मैडम का क्या ताल्लुक है यार? सनम जावेद जो है, इसमें क्या ताल्लुक है? जावेद की बात नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ गया हूँ। अच्छा, मैं आगे बढ़ गया हूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जानी चाहिए। तो जो ये आज नया ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी बुनियाद पर यह तय किया गया है कि पीटीआई पे पाबंदी लगानी? नहीं, वो भी बात अगर आप ले आए आर्टिकल 6 के हवाले से, इसमें तो आपको मालूम है कि कैपिटल पनिशमेंट है इसकी सज़ा, यानी इसमें डेथ पेनल्टी मिल सकती है। तो आर्टिकल 6 का जो मैटर है वो टाइम बार तो हो नहीं सकता अगर किसी ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, मैं तो एक बात से बड़ा हैरान हूँ। फेडरल गवर्नमेंट ने, यानी अता तारड़ साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें 3 लोगों को तो उसने बात कर ली। यानी उन्होंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी कह दिया, आरिफ अलवी साहब से मुतल्लिक भी कह दिया, और जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब। लेकिन मूवर ऑफ दैट रेजोल्यूशन, जो आपको मालूम है कि आपके दोस्त चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब, उनका जिक्र नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर तो वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं पीटीआई हूँ,
तो इसके बावजूद उनका नाम नहीं लिया, तो उनके लिए इतनी लीनियंसी उन्होंने क्यों पॉइंट है? ऑफ ऑर्डर के ऊपर एक तकरीर की, यही तो टेक्निकल मामला है। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर की, आर्टिकल 5 का एक और आइन के आर्टिकल का हवाला दिया, कासिम सूरी साहब ने उसके ऊपर अपनी रूलिंग दी। अब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो ऐवान की कार्रवाई है उसको प्रोटेक्शन हासिल है पाकिस्तान के आइन के तहत, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया, वहां से डायरेक्शंस आई कि इतने बजे दिन को इजलास बुलाया जाए, इतने बजे तक निपटाया जाए। फिर उसी जो जाहिर है कि जो रूलिंग आई थी, उस रूलिंग की बुनियाद पर इमरान खान ने समरी भेज दी असेंबली तहलील करने की। सदर के सामने तो समरी आई। आप ये कह सकते हैं बैकग्राउंड में इन सब का आपस में राब्ता होगा, लेकिन सदर पाकिस्तान के पास तो एक पोस्टमैन्स जॉब है, वहां पर उनके पास आई और उन्होंने जाहिर तहलील करनी थी, तो उनको भी किस तरीके से इंक्लूड कर लें? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की मौजूदगी के अंदर रूलिंग उसको अंडू कर नहीं सकती। इस बात का तो बखूबी इल्म है था प्राइम मिनिस्टर को भी और प्रेसिडेंट को भी और इवन स्पीकर साहब को भी। ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट था जो कि इवन के सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका, और वो तमाम मुत्तफिका तौर पर 5 के 5 जजेस ने किया। तो इस पर इनको जो आप समझ रहे हैं कि पार्लिमान का इस्तिस्ना हासिल होगा, तो बज़ाहिर ये केस इतना सादा नहीं है। ये केस नहीं, वो तो उन्होंने कोशिश भी की थी और नहीं मिला था। आर्टिकल 17 वाला जो केस कह रहे हैं, वो उन्होंने अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट से ये कहा भी था कि ये ऐवान की कार्रवाई है, इसको आप नहीं देख सकते, इसको एंटरटेन नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, अब देखें ना, मामला ये है कि जो आर्टिकल 17 वाला केस कह रहे हैं, वो हुकूमत का केस अभी सामने आया नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो केस इतना मजबूत होगा कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए या उसको बतौर जमात ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आर्टिकल 6 वाला मुकदमा ये संजीदा मुकदमा है, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, ना तहरीक इंसाफ के उन लीडरान को जिनके नाम हमारे कुछ कॉलीग्स ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ लिंक हो गई है कौमी सलामती के साथ, और आप हमें अच्छी डिफरेंट खबर दे रहे हैं। आप हमें खबर दे रहे हैं कि पीटीआई पे पाबंदी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं। मेरा ख्याल है कि इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं है। आमिर मुगल साहब, आपकी पार्टी के लिए तो वो हसन अयूब ने एग्री कर लिया, उन्होंने कहा कि पाबंदी का कोई इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, अलबत्ता आर्टिकल 6 की तलवार लटक रही है। देखें जी, सबसे पहले तो जो उन्होंने बात की सनम जावेद के बारे में, उसने चले अगर कोई किसी का कोई अच्छी बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की भी है तो उसको 14 माह में इस रियासत ने 18 दफ़ा अरेस्ट किया है। तो शायद इनका इशारा जो है उसके अलावा कुछ लोगों की तरफ है कि अगर क्राइम जितना भी पुराना हो जाए उसकी सज़ा किसी वक्त भी मिल सकती है। जिस तरह मरियम नवाज़ जो है वो फ़ौज के बारे में नारे लगवाती रही है, या जिस तरह मरियम नवाज़ ने हमारे जजेस का नाम लेके, एजाज़ुल हसन का, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का नाम लेके उनके बारे में जो कुछ कहती रही है, या जिसने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था पनामा केस में, उनके नाम लेके कहती रही है, तो शायद, या नवाज शरीफ साहब जिस तरह इदारों के बारे में बातें करते रहे हैं, तो शायद इनका इशारा अब उनकी तरफ है कि उनकी बारी भी आएगी और रियासत सोचेगी कभी ना कभी कि इन लोगों ने रियासत के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और क्या क्या कैंपेन चलाई हैं। अब आते हैं आर्टिकल 6 की तरफ। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आर्टिकल 6 आप इसलिए कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये चूँकि इस पे इसके बैरूनी एजेंडे के तहत इसके एक साइड पर है, इस वजह से, और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि आर्टिकल 5 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है पार्लिमान की कार्रवाई को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई को। और हसन अयूब साहब ने कहा जी कि वो 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था, ये गैर आईनी है। तो मैं आपको याद दिलवाता चलूँ कि उसी 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला भी दिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, और किसने वो इलेक्शन नहीं करवाया पाकिस्तान में। तो क्या आप ये मुतालबा भी करेंगे कि उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए, जो भी उसका जिम्मेदार है? जिन लोगों ने उसी 5 रुकनी बेंच का फैसला नहीं माना, चलें इधर तो थोड़ी सी डिबेट है कि वो पार्लिमान की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया 5 रुकनी बेंच ने। वही 5 जज उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं, और पाकिस्तान में आइन को तोड़ा गया और 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए गए। तो मैं तो हसन अयूब साहब के रावी को उस वक्त गैर जानबदार समझूंगा जब ये मुतालबा करेंगे कि हाँ बिल्कुल ये भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी, इसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए, फिर तो मैं समझूंगा कि हसन अयूब साहब का भी कोई रावी है। मैं तो एक रावी हसन अयूब को खुद रावी समझ रहा हूं कि नहीं, जिस तरह वो नजम सेठी की एक चिड़िया है ना, इन्होंने भी एक रावी रखा हुआ है, वो इनको खबरें ईसा नकवी आपको ठीक बता रहे हैं। चलें आप भी हो सकते हैं। तो मैं हसन अयूब साहब से कहूंगा कि कम से कम उस पर भी तो आपको कौम को थोड़ा सा बताएं। देखिए, हसन अयूब का रावी दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा ये कहता है
कि इमरान खान नाअहल हैं और वो काउंसलर भी वो नहीं तो बन कुछ सकते। शायद मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन होती है हसन अयूब साहब को कि वो दिन में 2-3 दफ़ा जब तक ये ट्वीट ना कर लें कि खान साहब को शायद कोई सोते हुए कोई डर लग जाता है, कोई ख्वाब आता है, कोई खबर मिलती है तो ये फौरन कौन को बताते हैं कि नहीं बन रहा इमरान खान वज़ीर आज़म। वैसे वैसे अयूब साहब वैसे ये आप याद ये दहानी बताइए, है, और ये इन्होंने- याद दहानी क्यों करवानी पड़ती है वैसे आपको वो रोज? काउंसलर मुंतखब हो सकते हैं आज की तारीख में? हैं? आज की तारीख में वो काउंसलर मुंतखब हो सकते हैं इमरान खान साहब? आप बताते हैं। 8 फरवरी आज की के तारीख नताइज के में मैं पूछ रहा हूँ कि मुताबिक इमरान खान साहब आज की तारीख में, बड़ा स्टेट सवाल है, इसका घुमाइए इसका मैं जवाब दे देता हूं, मत मैं घुमाइए। जवाब दे देता हूं, क्या मैं वो जवाब दे आज देता की हूं। तारीख में मैं इमरान जवाब खान दे देता साहब चाहें, और आज इलेक्शन हो रहे हो बल्दियाती इलेक्शन, क्या वो काउंसलर के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं? मैं जवाब आप देता हूँ ना बताएं, इसका। जी देखिए बताएं। बात यह है जी कि जब आप इमरान खान को ताकत के ज़ोर पर आप गेम से बाहर कर दें, इंतखाबात से बाहर कर दें, झूठे फ्रॉड केसेस में आप उसे नायल करार दे दें और उसके बाद बंदूक की नोक पे आप कहें जी का वो इलेक्शन लड़ के दिखाए, ओ भाई आपने उस पर 200 पर्चे किए, उसको 35 साल कैद की सज़ा दी, उसको 1 साल अवाम के सामने नहीं आने दिया, उसकी पार्टी तितर बितर कर दी, उससे नहीं बन आपने सकते सिंबल ना। छीन लिया। सुन लेना, कह दे, मान जाए ना उसी फिर बात। इमरान खान के नाम पर अवाम ने 2/3 अक्सरियत दे दी 8 ठीक फरवरी है, को। मैं कह रहा हूं कि जी 2/3 नहीं, पूरा पार्लियामान ही आप जीती हैं, लेकिन क्या इमरान खान आज की तारीख में काउंसलर बन सकते मैं हैं? यही तो कह सवाल रहा हूं। ये है, yes जब or no? आप मैं यही नहीं तो बन कह रहा हूं, सकते। मैं जवाब है, यही- नहीं बन मैं सकते। आपका जवाब दे रहा हूं तो मैं ना। तो यही जब बात आप कहता हूं बंदूक कि की नोक आज पे एक इमरान शख्स से खान इलेक्शन लड़ने का हक चाह छीन ले, कर फिर भी- आप कहेंगे वो आज इलेक्शन इमरान नहीं लड़ खान चाह सकता। कर भी काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, लेकिन ऊपर से क्या करते हैं, लेकिन- उनके जख्मों के ऊपर जो है ना वो नमक पाशी करते हैं उमर अयूब साहब। उनको मालूम है कि वो भी डिस्क्वालीफाइड हैं, फिर भी ईवान में खड़े होकर कहेंगे बकौल वज़ीर आज़म सुने, इमरान खान, सुने, वो बार बार हसन जो भाई, बात करेंगे। सुने ना। अब उमर अयूब साहब तो मजे ले रहे हैं बाहर आकर, जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के कौमी असेंबली में, उनको जो है प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, ठाट बाट भी है, एसी वाला चैम्बर भी है, गाड़ी भी है, साथ अमला भी है, लेकिन इमरान खान साहब किधर हैं? वो तो डेला जेल के अंदर है। उमर अयूब साहब वो तो की जगह बेचारे मैं आपको इस जवाब गर्मी की देता हूं। शिद्दत के अंदर कूलर अच्छा, तक उमर अयूब साहब की जगह बस मुझे इस बात का मुझे- जवाब देने आप दो। ब्रेक से- उमर अयूब साहब जिसके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं वो दिन में 3 दफा ट्वीट करता है वज़ीर आज़म के आगे। वो 3 दफा वो तड़फता है, वो मुझे 3 दफा तलब कोई ट्वीट नहीं है। करता है, मुझे वो तलब कोई नहीं है। उससे मैं तो उनके आज कहने तक- से पता चलता मुझे है कि उसके किसके जख्मों पे नमक उसके छिड़क ऊपर रहे हैं। बेतहाशा लोग जो है ना, कई लोग जो है बड़े गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाय गॉड कहते हैं ना, वो कहते हैं चस आ जाती है, वो जितनी उनको तकलीफ होती है, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो ये जो सही, अज़ान हसन है ये भाई, देता हसन- रहूंगा। आखिरी बात, एक बात कर हसन, ब्रेक के बाद कर एक लें। आखिरी बात देखिए आमिर हसन, भाई आप तो बार बार requirement समझते हैं, अच्छा, चलें। आप तो खुद स्क्रीन पर आते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हसन अयूब, आप कंप्लीट कर लें। जनरल काम मैं ये बात कर रहा था कि पंजाब के अंदर इंतखाबात 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने से मुतल्लिक जो मामला है, बेसिकली ये मैटर जो था, अगर थोड़ा सा मैं प्री रेक्विजिट बता दूं, उसमें हुआ क्या था कि एक ICA पेंडिंग थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। उसकी मौजूदगी में डोगर साहब का जो मैटर था उसके अंदर जस्टिस मज़ाहिर ने और जस्टिस इजाजुल हसन ने एक नोट लिख दिया और उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सो मोटो ले लिया। अब इसमें एक 9 मेंबर बेंच बन गया। जब 9 मेंबर बेंच बन गया तो 9 मेंबर बेंच में जो जस्टिस अतर मंदला साहब जिनका आप जिक्र करते हैं, जस्टिस जया अफरीदी का आप जिक्र करते हैं, इन 2 जजेस के नोट्स भी मौजूद हैं। और ये बेसिकली बाद में जो है वो कुछ जजेस कर दी, कुछ ने, जैसे इजाजुल हसन ने रिक्यूज किया ना, बाकी तो किसी जज ने रिक्यूज नहीं किया था। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं वो आज तक उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से मुतल्लिक जस्टिस अतर मंदला साहब ने मुतअद्दिद मरतबा कहा, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने मुतअद्दिद मरतबा कहा, जस्टिस जमाल मंदूखेल ने भी मुतअद्दिद मरतबा कहा। मैं तो कुछ चीज ऐसी है, मुनीब फारूक हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं, कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू आ रही है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बात कर उस वक्त भी फैसला आ गया था ना इलेक्शंस का। ना वो नहीं हुआ अमल दरामद। आज भी वो लॉयर भी हैं, आई डोंट नो, आई फेल टू होगा। अंडरस्टैंड कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं। उसका आज तक उस केस का आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद नहीं है। उस केस का आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद नहीं है। मौजूद ना जी, अदम मौजूदगी है उसकी, आज तक उसकी कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की एब्सेंस के अंदर वो जजमेंट इन फील्ड नहीं है। अब जजमेंट जब इन फील्ड नहीं है तो उसके ऊपर जितने मर्जी जो है वो छलांगे लगाते रहें, उसकी कोई भी लीगल स्टैंडिंग नहीं है। जब उसकी लीगल स्टैंडिंग नहीं है तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 आप किस तरह लगाएंगे। तो ये चंद चीजें जो कि आपको जरूरी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान वो- का आइन तो मौजूद है ना, आईने पाकिस्तान मौजूद है। उसमें तो 90 दिन मौजूद है ना कि इलेक्शन होना है। जी होना है जी। तो उसमें कोई अभाम है?
ये अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आपको ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं मिल रहा तो क्या 90 दिन से क्रॉस करना आइन से इनहराफ और खिलाफ वर्जी नहीं थी? नहीं किस तरीके से नहीं थी? पहले भी जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी, अगर आपके इल्म में नहीं है तो मैं इजाफा कर देता हूँ, शहादत के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल कवर तो आ जाता है ना, फिर नहीं खुद नहीं ऑटोमेटिकली 2/3 अक्सरियत से करना पड़ता है। 2/3 अक्सरियत नहीं है, सिंगल आप मेजॉरिटी से भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल 2/3 अक्सरियत से 2/3 अक्सरियत से उसको लेकिन ये जो मामला, ये जो ताखीर हुई है, ये मैटर जो पेंडिंग है, तो ठीक है आप ले जाए सुप्रीम कोर्ट एक एप्लीकेशन और उसके ऊपर आप जवाब देख लें, चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और ये जितने आप हमायत करते हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जी आर्टिकल 6 इस पर लगता नहीं है, आउट ऑफ द कोर्ट नहीं है। मैं ये बात वाज़ेह कर रहा हूं। आपका उस तरह तो खैबर पख्तूनख्वा में भी उस तरह तो खैबर पख्तूनख्वा में भी 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए। अगर उसकी आप बात नहीं कर रहे, आपसे पंजाब के अंदर आ रहे हैं। देखिए वो चीज थी जो पंजाब का भी कह रहे हैं। एक मिनट, जो मैटर पेंडिंग था आईसी के अंदर, आईसी के अंदर मौजूदगी में जब मैटर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को टेक अप करने से गुरेज करती है, कभी भी नहीं करती। लेकिन क्योंकि कुछ हमख्याल जजेस थे जो उस वक्त उनकी जो है वो चाहत थी, हसन आप मुझे खबर बताएं, आर्टिकल 6 लगने जा रहा है कि नहीं? नंबर 1, नंबर 2 पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग रही है कि नहीं? नंबर 3 एडहॉक जजेस वाला मामला, इस पे चैमगोइयां चल रही हैं कि ये इस वजह से उस वजह से, आपकी क्या खबर है? एडहॉक जजेस, देखिए एडहॉक जजेस जो है वो पेंडेंसी बहुत बढ़ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो 2 जजेस ने तो माजरत कर ली, 2 लोग जो हैं वो शायद कल एलिवेट हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर एडहॉक जजेस फॉर द टर्म ऑफ 3 इयर्स। एडहॉक जजेस का मकसद वो पीटीआई का ये आर्टिकल 6 वाला मामला तो खैर सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना, पीटीआई के जो पाबंदी वाला मामला उसमें आर्टिकल 6 वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा, उस पर मैटर जाएगा, वो मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर 3 जजेस पर मुश्तमिल हाई कोर्ट्स के एक बेंच तश्कील देना है, खुसूसी अदालत। उसमें चीफ जस्टिस साहिबान भी हो सकती हैं या हाई कोर्ट का कोई ऑर्डिनरी जज भी हो सकता है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो मामला आर्टिकल 17 वाला कह रहे हैं, उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका केस अभी तक सामने आया नहीं है। अब तो फेडरल गवर्नमेंट से मुतल्लिक इतलात ये मिल रही हैं कि ये मैटर लेकर जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। जब तक पार्लियामेंट इंडोर्स नहीं करेगा, आर्टिकल 17 वाला जो केस है वो सामने नहीं लेकर आएगी फेडरल गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से अभी इसमें वक्त है। अता तारड़ साहब ने पहले जो ऐलान कर दिया वो बेसिकली ऐलान था जिसको उन्होंने फैसले का नाम दे दिया कि हम इस मुतल्लिक जो है ये करने जा रहे हैं। अब ये वो कब तक करेंगे, कितना वक्त इसके लिए दरकार है, ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात थी, आज पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें आइनी अदालत के क़याम के हवाले से उन्होंने कहा है कि आइनी तरमीम की जाए। तो मेरे ख्याल से आइनी तरमीम कर लेना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुफीद होगा। तहरीक इंसाफ जो है उसको बतौर सियासी जमात बैन होना चाहिए, यस और नो? मेरी राय पूछ रहे हैं जी, आपकी राय। देखिए आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी जमात है जिसने, अब पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री से चलते हैं, 2014 को जवाब नहीं, अब 2014 से आप ये बात सुन लीजिएगा, आपने सवाल किया तो आप जवाब भी लीजिएगा। पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने वाली जमात कौन सी है जिसने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया हो? वो तो है पीटीआई। फिर पीटीपी पर कब्जा करने वाली जमात कौन सी है? वो भी है पीटीआई। फिर थाने से इमरान खान साहब खुद गए, जाकर वहां पर कानून को हाथ में लेते हुए अपने कारकुनान को, वर्कर को वहां से छुड़वाया। फिर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, हाउस के ऊपर हमला किसने किया? पीटीआई ने। फिर आप ये देख लें कि वहां पर मामला रुका नहीं है। अब आप देखें कि रोज SIFC के ऊपर, रोज आपके आर्मी चीफ के ऊपर, रोज आपकी फॉर्मेशन कमांडर के ऊपर कौन ट्वीट्स कर रहा है, किसका ऑफिशियल हैंडल इस्तेमाल होता है, इमरान खान साहब का जवाब दें। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, एक लंबी पाबंदी लग सकती है, तो फिर जमात जिसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए और लंबी चार्जशीट करें। 2014 में हमला किया। सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ जी, जो हसन अयूब साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पे जितने इल्ज़ामात लगाए हैं ये सारे बिल्कुल गलत हैं। मुझे समझ नहीं आती, हसन भाई और मैं तकरीबन 2013 में इकट्ठे थे, दोनों इमरान खान से टिकट मांग रहे थे इसी हल्के का, और ये बल्कि 2 टिकट मांग रहे थे। एक अपने भाई के लिए मांग रहे थे पिंडी से, PP10 थे, और एक अपने लिए मांग रहे थे। नहीं, उसके लिए भी मांग रहे थे ना, मैं पेपर भी सबमिट हुए थे, लेकिन उस वक्त हमला नहीं हुआ था। नहीं, सुने तो मुझे भी टिकट नहीं मिली, इनको भी नहीं मिली। उसके बाद ये मुखालिफ हो गए पीटीआई के। मुझे तो 2013 में भी नहीं दी पीटीआई ने टिकट, 2018 में भी नहीं दी, 2024 में आगे दी। मुझे तो खैर 2024 में भी पीटीआई टिकट ना देती, मैंने फिर भी उसके मुखालिफ नहीं होना था। लेकिन इनको चूंकि 2013 में टिकट नहीं मिली, ये तब भी सहाफ़ी थे, शायद उस वक्त आप समा में थे, ये मुझे याद है, दुनिया टीवी में थे। तो उस वक्त चूँकि और बिल्कुल जैसे ही टिकट का फैसला हुआ,
और इन्होंने एक जलसा भी करवाया था अपने आबाई गांव गोल्डा में, वो भी याद होगा इनको, जावेद जी हाशमी बिल्कुल साहब, याद है, जिसमें कोई चीज़ वहाँ भूला खुशी नहीं थे। हूँ। तो अचानक पता नहीं इनको तहरीक इंसाफ में सारी उसके बाद बुराइयां नजर आना शुरू हो गई। अब चलते हैं जो उन्होंने इल्जामात लगाए उनकी अब आप जात के ऊपर रहे हैं, नहीं, आप इसका सुनिए। जवाब मैं दूंगा तो फिर आप आगे बढ़ जाएं। लेकिन बात पर्सनल बात आ गई, आमिर भाई आपने कर दी, सुने। वैसे तो टाइम आपका था, सुने, लेकिन सुने, आपने मुझे- जात के ऊपर मुझे बात कर ली पूरी तो उसका करने मैं दे। जवाब दे देता हूँ। मुझे पूरी करने वो देना। जो मेरा मुझे- मसला हुआ, आप पहले जी थोड़ी सी मैं चलिए, कंप्लीट बिस्मिल्लाह, कर बात देखिए। अब इन्होंने इल्जामात क्या लगाए हैं तहरीक इंसाफ पे जी, 9 मई का हमला जो है। अब 9 मई का जो हमला है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने उस दिन से उसकी मजम्मत की है। इमरान खान की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाए। इस हमले का बेनिफिशरी कौन है? तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन जीतने जा रही थी, इस हमले की वजह से तहरीक इंसाफ ने कितनी मुश्किलात उठाई हैं। तो इसका आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल, और वो फैसला करे कि ये हमला किसने करवाया था। या तो तहरीक इंसाफ ने इस हमले की मजम्मत ना की हो, या तो तहरीक इंसाफ कह रही हो कि लेकिन जबरदस्त जो बड़ा बेहतरीन मुलव्विस काम है, हुआ है, जो भी मुलव्विस है, उसको है, सजा होनी चाहिए। जो भी मुलव्विस है। भाई देखें, जब तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि जो भी इस हमले में मुलव्विस है एक जुडिशल कमीशन बनाए, हम तहरीक इंसाफ ने तो कभी इनकरेज नहीं किया कि आप जाके किसी फौजी इमारत पे हमला करें या किसी भी सरकारी इमारत पे हमला करें। सही। उससे पहले पार्लियामेंट की इन्होंने बात की, 2014 में पार्लियामेंट पे हमले की, और इस पे पाकिस्तान PTV पे। टेलीविजन पे हमले की। वो उन दोनों FIRs में, और जो तीसरी है किसी सही, थाने पे अच्छा, हमले की कह रहे वक्त कम है, हैं, मुझे उनमें जवाब तहरीक देने दो। इंसाफ एक- के एक इमरान बात खान बात बरी हो करूं। चुके हैं उन सारे वक्त कम है, पर्चों में। मुझे जवाब एक देने मिनट दे। बस, आखिरी बस, वक्त- ये चूंकि ज्यादातर मुझे लगता है नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं, तो मुझे ये बता दें सुप्रीम कोर्ट पे हमले का जिम्मेदार कौन है, वो बता दें, उस आप पर पाबंदी उसको लगनी appreciate चाहिए। करते हैं उस हमले को, आप अप्रिशिएट करते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं भी करता। मैं नून लीग ने जो हमला किया मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता। सही, लेकिन हसन उसको- अयूब, हसन लेकिन पाबंदी- उसको- पाबंदी की उसको- हिमायत करते हैं? मुझे जी मैं जवाब बिल्कुल देने करता दें, हूँ जी, क्योंकि मुझे पाबंदी की ब्रेक हिमायत पे करता जाना हूँ। है। ये कह रहे हैं आप कि एक नून बात लीग सुन पर भी लीजिए। पाबंदी लगाई जाए। मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि असद उमर साहब, अगर इनकी मेरी बात नोट कर ले, अच्छा, कह सुन रहे लो, हैं कि आमिर साहब गल सुन लो ना। अच्छा, इन्होंने बात की जी कि मैंने टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं मिला, उसके बाद मैं नाराज हो गया। जी नहीं, गलत बात है। उसके बाद असद उमर साहब रुकन कौमी असम्बली बन चुके थे। जब 35 पंचर वाला मामला स्टार्ट हुआ ना, और मैं वो बात बता रहा हूँ जो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ, और ये बात शायद मेरे से ईसा नकवी को कुछ ना कुछ इल्म है इस बात का। जब ये 35 पंचर वाली बात हुई तो 35 पंचर वाले मामले के ऊपर मैं बड़ा वोकल था और इमरान खान की भरपूर हमायत कर रहा था। मैं इमरान खान साहब जब जख्मी हो चुके थे, मैं इमरान खान साहब को उनके वहाँ पर जो है वो शौकत खाना में मुलाकात के लिए भी गया, वहाँ मिलकर आया। मिलने के बाद जब 35 पंचर वाली बात पर इन्होंने कुछ शवाहिद देने थे बनी गाला में, जब हम बनी गाला पहुंचे तो शवाहिद कोई नहीं थे। वो ब्रिगेडियर साहब थे, क्या सैमसन के क्या नाम था उनका, उनके हवाले से जो बात उन्होंने फलां बात की। जब निकले तो मैंने मरहूम जो है हमारे थे, इनके चीफ ऑफ स्टाफ थे इमरान खान साहब के, नईमुल हक साहब, मैं उनको पकड़ा। मैं कहा नईम साहब सबूत किधर हैं? कहते हैं बस यार कोई सबूत नहीं है। मैंने कहा बताएं सबूत किधर है? कहते हैं बस खान ने जो बोल दिया। आगे जावेद हाशमी साहब थे, मैंने जावेद हाशमी साहब को पकड़ा। मैंने कहा हाशमी साहब सबूत किधर हैं? कहते हैं बच्चे मैं क्या बोलूं? मैंने कहा जी सबूत दें। उन्होंने कहा नहीं वो मामला है, वो सरवर खान साहब जा रहे थे। कहते हैं गुलाम सरवर खान साहब को रोको। वो मैंने उनको पकड़ लिया, उनको पकड़ के पूछा, मैंने कहा जनाब सबूत किधर हैं 35 पंचर के? आप यकीन करें कि इन 3 लोगों ने कहा जी हमें क्या मालूम है, हम तो सबूत जो है वो लेने के लिए आए थे, तो सबूत खान तो साहब ने नहीं दिए। तो ये बुनियादी वजह हुई। तो बाद में जब मैंने नईमुल हक साहब को पूछा कि मैंने कहा क्या कहते हैं जो खान ने कह दिया बस यही करें, मैंने कहा इस तरह नहीं होता। सही। मैंने कहा इस तरह नहीं हो सकता। सही, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं मुझे- कि जो इंसान को सही। अपना ज़मीर भी जो है वो बंदा देखता है, बंदा कहता है किसी की मैं अगर फॉलोइंग कर रहा हूं तो ब्लाइंड होकर ना करूं। सही। और कोई गाजर मूली नहीं थे, इंसान थे। सवाल का जवाब मांगा, नहीं मिला। आमरीत थी आगे से, जमहूरियत सही, नहीं थी। सही। कहा जाओ अस्सलाम वालेकुम। सही। एक हसन, सवाल आप मुझे ब्रेक पे- 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट पे भी मुझे कर ब्रेक लें पे नून जाना लीग है। से। अव्वल साहब, या तो हसन आप अयूब मुतमिन साहब, हैं उस आप दोनों रिजल्ट का से। बहुत शुक्रिया। अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 3 अहम फैसलों पर हुकूमत के साथ खड़ी है या नहीं। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद 3 बड़े ऐलानात किए। हुकूमत पाकिस्तान का यह कहना है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लाने के लिए वफाकी काबीना रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और साथ ही ये ऐलान भी किया कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है इसके फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर किया जाएगा। अब ये तमाम फैसले वो हैं जिनके ऊपर हुकूमत तने तनहा
काम नहीं कर सकती, इसके लिए उसे इत्तेहादियों की ज़रूरत है। और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि कौन कौन से इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलने पर राज़ी होंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से हैरानकुन रद्द-ए-अमल आया। कुछ ने आगाज़ में ये कहा कि उनसे मशावरत नहीं की गई, कुछ ने आउटराइटली इन तमाम आइडियाज़ को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से तमाम जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज के अपने अंदर से भी ऐसी आवाज़ें उठी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त मेजर इत्तेहादी है हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उनके जानिब से चंद लीडर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आई कि ऐसा नहीं किया जा सकता या ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरतुल्लाह बाबर भी शामिल हैं, जिसमें साबिक चेयरमैन सेनेट जो हैं रज़ा रब्बानी साहब वो भी शामिल हैं। अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम अहम मामलात पर साथ देगी वफाकी हुकूमत का या नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें यह मालूम है कि गुज़श्ता साल जिस वक्त ये मामला 9 मई के बाद पहली मरतबा सरफेस हुआ कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना में इस तजवीज़ से इख्तलाफ किया था और इसी की बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। तो क्या अब गुज़श्ता एक साल में कुछ ऐसा तब्दील हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइल नज़र आती है कि वो इन तमाम फैसलों के साथ खड़ी होगी? बहुत शुक्रिया आयशा, मुझे नहीं समझ आई कि आप किस बात से इस बात को माइल कह रहे हैं या माइल कह रहे हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब का बयान आया, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, कि हम वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वफाकी काबीना के फैसलों को सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है, हमारी जमात हुकूमत की इत्तेहादी है और काबीना के तमाम फैसलों को सपोर्ट किया जाएगा। जो इख्तलाफ राय है पार्टी में किसी भी मखसूस शख्स की, उसका पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बयान जाहिर है कि उस तनाजुर में आया है जिसमें हमने देखा कि कुछ सीनियर लीडर्स पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ करते हुए नजर आए। देखिए, सिर्फ आपने दो का नाम लिया, खुर्शीद शाह साहब ने भी इस पे अपनी राय दी है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी इस पे अपनी राय दी है जी, शाजिया मरी साहिबा ने भी दी है और भी कुछ लोगों ने। हमारी जमात का फैसला तो जमात जब बैठेगी, जब ये तजवीज़ काबीना के सामने जाने के लिए हमारी जमात से मशावरत का अमल होगा, तो फिर अभी तक तो काबीना का फैसला नहीं हुआ ना, तो उससे पहले जब मशावरत की जाएगी तो जमात उस पर अपनी राय बैठ के देगी और वही राय आपके पास शेयर करेंगे। अभी तक तो सब मेंबरान अपनी अपनी आरा दे रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आने वाली राय बहरहाल एक मोतबर राय होती है क्योंकि वो नज़म की तरफ से होती है, सही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इश्यूज है ना जी, भले इसमें कोई हमारा इख्तलाफ नहीं है कि पीटीआई एक फाशिस्ट जमात के तौर पे काम कर रही है। वो नफरत और फसाद और लड़ाई और अपने मुखालफ को दबाने के लिए रियासती हथकंडे हों, सियासी हथकंडे हों, इखलाकी हथकंडे हों, जो भी हो, वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। और उनका मुखालिफ कोई भी हो, वो सियासतदान हो, वो कारोबारी हो, वो मीडिया वाला हो, वो जज हो, वो जर्नैल हो, वो किसी की वो खातर में लाए बगैर ये करते हैं और अपने इस गुस्से में, इस नफरत में इस कदर आगे चले जाते हैं। और ये उन्होंने एक हिजान कौम में पैदा कर दिया है कि वो कौमी नुकसान को और शख्सी नुकसान को या अपने ज़ाती मुखालफत को दुश्मनी समझ के, कौमी नुकसान भी होता है तो करने को तैयार हो जाते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं और उनके खिलाफ एक बड़ा जोरदार केस दुरुस्त है। उन्होंने एक बहुत बड़ा हिजान क्रिएट किया था, बिलाशुबा आइन पे एक बहुत बड़ा वार किया था। लेकिन आप जिस हिजान की बात कर रहे हैं, उस हिजान के बाद ही आप लोगों ने, हमने देखा, मैं बताता हूँ ना, मैं उसको जवाब नहीं दे देता। तो वो अपनी जगह ये हकायक हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सियासी जमातों को पाबंदियां लगा के नहीं, उनका सियासी मैदान में मुकाबला करने की जरूरत है। फाशिज्म का मुकाबला डेमोक्रेसी से या जो मुरवजा असूल है सियासी अमल से करना मुश्किल होता है, लेकिन रास्ता यही है। हमने एक गलती को ख़त्म करने के लिए कोई दूसरी बड़ी गलती नहीं करनी। हमने पहले तो उनका इस फाशिज्म से निकाल के कौम के उस हिस्से को वापस लाने की कोशिश करनी है, और दूसरा कि हम इंतहा पसंदी के रवैये से इंतहा पसंदी का मुकाबला नहीं कर सकते। कायरा साहब, आपने फाशिज्म का कहा, ये जाहिर है कि आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त वो हुकूमत में थे। अब 2.5 साल से
वो लोग हुकूमत में नहीं है। आपने कहा कि वो रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, उसमें अरेस्ट वाली बात है, अपनी अपोजिशन के साथ वो जो रवैया रखते थे, लेकिन अब गुज़िश्ता 2.5 साल से हुकूमत जो है वो उनके हाथ में नहीं है और उनका यही शिकवा फाशिज्म का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज की जो मुश्तरका हुकूमत पीडीएम सीजन 1 जिसको करार देते हैं उस पर है, और यही इल्ज़ाम जो है मौजूदा हुकूमत पर है जिसकी हुकूमत की काबीना में आप शामिल नहीं है लेकिन आपके वोटों पर खड़ी हुई हुकूमत है। तो उनका भी मतमे नज़र यही है कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट हो रहे हैं, मनमाने मुकद्दमा। ये हक हासिल है कि वो हमारे बारे में अपनी राय कायम करें, वो हमारे बारे में तनकीदी नुक्ता नज़र से जायजा लें, उनका हक है, हमें भी हक है। हमें तो अपना हक इस्तेमाल करते हुए हम तो ये भी एहसास रखते हैं कि दूसरे को अगर इख्तलाफ राय का हक है, मुझे हक है तो उसको भी हक है। हम उनकी तरह नहीं करते कि हम गाली गलौज करके अगले की माँ बहन तक पहुंच जाए। बहरहाल इसको एक तरफ रखते हुए मैं समझता हूं कि ये फैसला अवाम ने करना है कि फाशिस्ट कौन है, और फाशिज्म सिर्फ हुकूमत में बैठ के नहीं होता, आपके रवैयों से होता है। जब आप हर वक्त आप दूसरे को गाली दे के, नफरत को फैला के, मुल्क के ऊपर और अपने मुखालफिन के ऊपर अपने वारों का अजाला नहीं करते, उसको पीछे नहीं छोड़ते, तो ये अपनी जगह। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो फाशिज्म है तो भी हमने उसका मुकाबला सियासत से करा। अवाम ने तो इस हवाले से 8 फरवरी को अपना फैसला सुना नहीं दिया। अवामी फैसला अपनी जगह, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे फाशिस्ट हुकूमतें बनी, वो इलेक्शंस के जरिए ही आई। डिक्टेटर जो आते थे, हिटलर जो आया था वो सियासी अमल के जरिए और इलेक्शन के जरिए आया था, वो कोई फौजी आमरीत नहीं बनी थी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जो भी है, हमारा वो रास्ता नहीं है, हमें उसके मुकाबले में सियासी अमल से उसका मुकाबला करना। अब ये प्रोसेस होगा कैसे? आप लोग काबीना में तो मौजूद नहीं है, काबीना ने इसको एज एन एजेंडा आइटम टेकअप करना है। क्या आप लोगों का पहले इस मामले पर मुशावरत इंटरनल पार्टी में होगी? आप कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास बुलाने जा रहे हैं, या ये फैसला सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इन्होंने करना है, आपको कन्वे हो जाना है? और अगर आपकी सीईसी ये फैसला कर लेती है कि इसको सपोर्ट करना है या अगर नहीं करना है, तो आप उसको अपने तौर पर अनाउंस करेंगे, या वफाकी काबीना इसको फिर टेकअप भी करेगी एजेंडा आइटम के तौर पर, या नहीं करेगी? इसे जो मेरा ख्याल है क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्या हो सकता है, ये होना चाहिए, ये कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है रास्ता उसका यही होगा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से, हमसे भी और बाकियों से भी, ये कोई फैसला लेने से पहले काबीना से, अब ये मामला क्योंकि डिबेट खुल गई है, अगर उन्होंने पहले नहीं लिया तो अब उनको ये मामला कर लेना चाहिए, अब उनको ये राय ले लेनी चाहिए और उस राय के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है ये भी एक मुनमसर बेहतर रास्ता होगा। और उसके बाद अगर जमातें, मेरी जमात भी फैसला कर, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, अगर मेरी जमात सीसी की मेजॉरिटी बैठ के फैसला करती है तो ये एक जमहूरी फैसला होगा, और उस फैसले को इधर वे, यानी वो फैसला अगर किसी तदबीरी कार्रवाई के हक में आता है तो भी, और उसके खिलाफ आता है तो भी, हमें वो कबूल करना होगा, क्योंकि वो जमात की अक्सरियत जो फैसला करे। सही, वैसे आपकी जाती राय, वो बात फैसला करेगी, एक मिनट जी प्लीज, वो फैसला हमारी सीईसी करेगी या हमारी कोर कमेटी लीडरशिप के साथ बैठ के करेगी। ये लीडरशिप फैसला करती है कि किस फैसले की कितनी अहमियत है, उसके मुताबिक उसके ऊपर। बट इन केस अगर आप लोग इससे एग्री नहीं करते तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हुकूमत जो कि आपके वोटों पर खड़ी है वो वफाकी काबीना में इसको एज एन एजेंडा आइटम, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही बनी आपकी गुफ्तगू से कि फिर वो टेकअप नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको सामने रखते हुए आपकी और अमूमी राय पार्टी में अगर आप हमारे साथ शेयर करें, आपके बानी जिन्होंने पार्टी बनाई उनको तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया, आमरीत का सामना किया, कोड़े खाए, जेलें देखी, जिला वतनी सही बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ, जेलों में डाला गया, फिर निकली, फिर इक़्तिदार से निकाला गया, फिर जिला वतनी सहनी पड़ी, शहीद कर दिया गया जमहूरियत के लिए, आपने मारें खाई, कोड़े खाए, सब कुछ खाया। बट ये सारा बैकग्राउंड जब हम जहन में रखते हैं तो पीपल्स पार्टी के हवाले से तमाम लोगों का ज़्यादा फोकस है कि वो जानें कि आर्टिकल 6, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक सदर, साबिक डिप्टी स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई, और ख़ास तौर पर सियासी जमात को जिसने 8 फरवरी को 1 करोड़ 60 लाख के करीब वोट लिए, जो कि उनका क्लेम उससे ज़्यादा का है, नशिस्तें उनको जो मिली वो उनका क्लेम उससे ज़्यादा का, लेकिन जितनी भी मिली, क्या उन पर पाबंदी पाकिस्तान के अवाम ने लगानी है या हुकूमत वक्त ने? पीपल्स पार्टी की राय क्या है? देखिए, एक बात तो ये है, पीपल्स पार्टी की राय तो पीपल्स पार्टी की, मैंने कहा ना, कोई फोरम बैठ के करेगा। मैं तो अपनी जाती राय दे सकता हूं। आप जाती राय प्लीज, मैं जानना चाहता हूं कि कमर जमान कायरा साहब की क्या राय है इस पर। मेरी राय ये है कि
नंबर एक राय तो यह है कि सियासी चीजों का मुकाबला सियासी मैदान में करना है और अपना सियासी रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, ये एक राय है। दूसरा, कोई जमात कितनी पॉपुलर हो, उसको 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ वोट भी मिल जाए, लेकिन अगर वो कानून तोड़ती है, आइन तोड़ती है, तो फिर आइन के साथ चलना है, आइन के मुताबिक जजा सजा होनी है, फिर उसकी अक्सरियत को नहीं देखा जाना। सही। फिर तीसरी बात यह है कि अगर कोई जमात की क़यादत गलत फैसले, और वो फैसले भी ऐसे जो आइन एब्रोगेट करने के फैसले हैं, वो अगर करती है तो फिर आइन के तहत चलना है ना। अगर, या फिर ये हमें आइंदा तय कर लेना चाहिए कि आइन तोड़ने के बाद अगर आप अक्सरियती राय से फैसला आवाम से ले लेते हैं, तो फिर आपको आइन तोड़ने का भी हक है। आपको आइन अमेंड करने का हक मिल सकता है 2/3 के साथ, आपको आइन तोड़ने का हक नहीं मिल सकता। तो आप अगर आप ये फैसला करना चाहते हैं कि ये बेहतर रास्ता है, तो जरूर सोच लीजिए। मैं उस राय का हमल नहीं हूं। मैं समझता हूं कायरा साहब, उस पे उनका मौक़िफ़, जब हम उनको कन्फ्रंट करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, मैं उनकी राय नहीं दे रहा जी। मैं जब उनसे सवाल करते हैं, एक मिनट जी ईसा मियां, मैं उनकी राय को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा। नहीं, मैं उनकी राय के हवाले से सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। वो ये कहते हैं कि जब हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, ये तमाम केसेस जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, वहां पर अदालत में सबूत जज के सामने रखने के बजाय कि इससे मैं आपका सवाल समझ गया। वो कहते हैं फोन आते हैं, जज को फोन आता है, जज के सामने सबूत नहीं आता। छोड़ दो फोनों को। सवाल ये है कि ये जो आर्टिकल 6 का फैसला है, ये तो आइन तोड़ने से होगा ना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे नहीं चुकी इसके खिलाफ कि आइन एब्रोगेट हुआ है? तो यही तो सवाल फिर हमारा आपसे कि आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की। सवाल ये है कि देखिए ना, ये तो आप एक सवाल के अंदर से सवाल निकाल के तो आप लाहौर तक चले जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं उनकी आर्गुमेंट को बाय नहीं कर रहा, मैं तो अपना राय आपको दे रहा हूं। आप उनकी राय उनसे लें, उनकी राय के ऊपर मुझसे राय लेंगे तो मेरी राय वही है जो मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, और मेरी राय के ऊपर आप ले लें। उनकी राय के ऊपर मैं अगर तल्ख बात करूंगा तो तल्खी बढ़ेगी। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं कि सारे सबूत होने के बावजूद, ये सब कुछ होने के बावजूद, अदालत का फैसला होने के बावजूद, हमें फिर भी इत्तेदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये मैं जमहूरी बात कर रहा हूँ, सही, ये मैं भाईचारे की बात कर रहा हूँ। हालांकि पीटीआई ऐसे किसी रवैये की हमल नहीं है। सही। अच्छा कायरा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुनाया, 8 जजेस की अक्सरियती राय ये है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दे दी जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हुकूमत ये कह रही है कि ये आइन को री राइट किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिव्यू में जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस, जिसमें फ्यूचर के 5 चीफ जस्टिस साहिबान भी शामिल हैं, क्या उनकी इस फैसले के ऊपर फिलफौर अमल दरामद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, सारे ही जज साहिबान चीफ जस्टिस बनने वाले हों और गलत फैसला दे तो गलत होगा। सही। और एक जज साहिबान, वो 5 जज साहिबान या 8 जज साहिबान में से एक भी ना बन रहा हो और वो दुरुस्त फैसला दें तो वो दुरुस्त होगा। ये तो कोई अचंभे की बात नहीं है और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। रही बात फैसला, हाँ, फैसले आने के बाद लोग उस पर अपनी आरा देते हैं और हम भी इस बात पे अचंभे में हैं। बड़े फैसले देखे हैं, हम भी तारीख के और सियासत के तालिब इल्म है। ये कभी नहीं देखा कि कोई प्लेंटिव ना हो, उसका मुतालबा ना हो, और जो प्लेंटिव होता है, जो मुद्दई होता है, जो किसी इस्तेहकाक के लिए अदालत में जाता है, तो वो मुतालबा भी ये करता है कि जी मेरे ये चीजें हैं, और अपने लिए कर रहा होता है। यहाँ वो एक शेर है ना, पता नहीं अब इस पे सादिक आता है कि नहीं, कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। सो ये वो जमात जिनका जिक्र नहीं था, जो मुतालबा नहीं कर रहे थे, जो खुद भी नहीं मांग रहे थे, साहब, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो मौजूद थे कंवल शोज़ेब साहिबा की तरफ से। दूसरा मुताद्दिद मर्तबा जो मैं कह रहा हूँ, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, मुझे कंप्लीट कर लेने दें। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान अगर मुनासिब समझते, अच्छा होता, मुनासिब तो उन्होंने वो जो समझा वो कर दिया, लेकिन अच्छा होता और इस तनाज़े से बचने का रास्ता होता कि वो पीटीआई को पार्टी बना लेते। ये तो ये बड़ा अचंभे की बात है ना कि पीटीआई खुद कंप्लेनेंट नहीं है, प्लेंटिव नहीं है, और अगर कंवल शोज़ेब साहिबा को लेना था तो बाकी लोगों को भी ले लेते। अब सवाल यह है कि फैसला हो गया। इस फैसले के बाद एक ऐसी जमात जिसका पार्लिमानी वजूद नहीं है, आपने उसको दवाम दे दिया, आपने उसको पार्लिमानी जमात भी डिक्लेयर कर दिया।
उसका पार्लिमानी जमात बनने के लिए उसके एक मेंबर का होना जरूरी था। आपने कहा इसके 39 मेंबर हैं। अब ये भी तय हो गया कि इस मुल्क के अंदर आइंदा अगर एक जगह पे एक से ज्यादा, अक्सर होता है ना कि एक से ज्यादा हमारे मेंबर्स जो हैं वो लिख के देते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से हैं, मुस्लिम लीग से हैं, हम पीटीआई से हैं। अब एक से ज्यादा अगर मेंबर लिख के दे देंगे और उस पर फैसला हो जाए तो 4 मेंबर फर्ज करें एक हल्के से पीपल्स पार्टी के या पीटीआई के आ जाते हैं तो वो सारे पीटीआई के कंसिडर होंगे, उनके जो अलामती निशान जो मर्जी हो। जो जीत जाएगा वो आगे कहेगा मैंने क्योंकि कागज में लिखा था लिहाजा मैं पीपल्स पार्टी हूँ या मैं पीटीआई हूँ। लिहाजा अदालत के फैसले की रोशनी में तब ये होना है। सर ये भी एक अजीब बात है। कायरा साहब, आप एक से जायद नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा सकते हैं। आपने तो इतने इलेक्शंस लड़े हैं, आपको ये बात मालूम है। और इन इलेक्शंस में 8 फरवरी के इलेक्शंस में हमारे पास तो एक हैरानकुन सूरत हाल ये भी आई थी, अब मेरे जहन से नाम निकल गया। आपने एक शख्स को बलूचिस्तान में टिकट अवार्ड किया, मुस्लिम लीग नून से भी टिकट अवार्ड किया और उन्होंने इन दोनों से इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने बाप पार्टी से इलेक्शन लड़ लिया। ऐसा होता है कि आप टिकट दे के टिकट विड्रा कर लेते हैं, ये होता है जी। लेकिन कोई जमात का मेंबर डिक्लेयर होने के लिए जब तक वो सर्टिफिकेट फाइल नहीं करता, यहाँ तो कोई एक ABCD, मैं कल किसी जमात का क्लेम कर लूं, हूं मैं पीपल्स पार्टी में, किसी जमात का लिख के दे देता हूं तो मुझे उस जमात का कंसिडर कर लेंगे आप। जब तक इलेक्टोरल प्रोसेस में उस जमात के मंशूर को और उस जमात की शख्सियत को या हैसियत को, वोट जो आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी है वो एक सिंबल से आनी है, वो सिंबल अलॉट करने के लिए मुझे वो सर्टिफिकेट फाइल करना है कि मैं उस जमात को, वो मुझे ऑन कर रही है। यही तमाम सवालात एड्रेस हुए हैं कायरा साहब, तमाम सवालात। और अब डिटेल्ड जजमेंट का आपको भी जाहिर है कि इंतजार करना होगा, मुझे भी, कि किन बुनियादों के ऊपर कंप्लीट जस्टिस। अब आप सवाल करेंगे तो सवाल के जवाब में कुछ तो बोलना पड़ेगा जी। अच्छा, फाइनली मैं तो ये कह रहा हूं कि अल्लाह बेहतर होता, बहुत अच्छा होता। अब तो ये बताएं कि जो लोग जीत गए उनको तो आपने कह दिया कि जी उनको तो शामिल कर लें, वो तो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में आ जाएंगे। 3 दिन देता है आइन और लॉ, आपने 15 दिन दे दिए। चले, बड़ी मेहरबानी आपकी, अदालत का हुक्म है ना जी, अदालत जो चाहे फैसला कर सकती है। लेकिन जो चाहे भी वैसे इन्वर्टेड कॉमर्स में ही होता है, वो एक दायरे के अंदर ही जो चाहे होता है, उससे बियॉन्ड तो नहीं होता। वो औरत को मर्द और मर्द को औरत इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, कहने की हद तक कर सकते हैं। लेकिन एक बात, जो हार गए पीटीआई के लोग, उन्होंने, बहुत सारे लोग वो होंगे जो शिकस्त खा गए, उन्होंने भी अपने नॉमिनेशंस में लिखा होगा पीटीआई, वो स्क्रूटनाइज हुए, कल वो भी क्लेम करते हैं कि जनाब अगर हम इलेक्शन लड़ते और हमें सिंबल मिल जाता, क्योंकि अब आपने जमात तस्लीम कर ली है और हमें वो जो उस बात से महरूम रखा गया, तो हमें भी ये वोट मिल जाते, हम भी जीत जाते, उनका क्या करेंगे? ये सवालात जाहिर है कि आई एम नॉट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सलमान अकरम राजा साहब इस केस को लेकर, इसी केस को जो आप मेंशन कर रहे हैं, इसको लेकर सलमान अकरम राजा साहब पहले लाहौर हाई कोर्ट गए, वहां से भिजवा दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां से आए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये भी एक रिपोर्टेड फैक्ट है कि वो ये चाहते थे, बावजूद इसके कि पार्टी को सिंबल नहीं मिल रहा था, कि ही शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ पीटीआई कैंडिडेट। बट ऑब्वियसली अभी तक मुझे जो आपकी गुफ्तगू है उससे ये पता चला है कि पीपल्स पार्टी हतमी फैसला अभी करेगी कि इन मामलात पर। जी देखिए ना ईसा, एक बात है, वो डिक्लेयर हो जाएं, एक जमात जिसने अपना इलेक्शन नहीं कराया, रूल्स के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, उसको सिंबल नहीं मिल सकता। अब ये मैं आर्टिकल 6 और पीटीआई, सर मैं आर्टिकल 6 की बात पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ। जरा ये सवाल आपने दोबारा उठा दिया ना, तो ये उसको सिंबल नहीं भी मिला, तो जो भी उसके जमात से जीत के आ जाएगा वो कहेगा मैं पीटीआई दिखा था मैंने, लिहाजा मैं पीटीआई हूँ, वो पीटीआई कंसिडर होगा। जिसने फॉर्म 33 पे जिसके लिखा हुआ है पीटीआई, उसको तो पीटीआई कंसिडर किया जाएगा। नहीं कंसिडर कर सकते जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं देता। मैं पीटीआई के 4 बंदों के नॉमिनेशन जमा करवा देता हूँ पीटीआई लिख के, तो क्या वो कंसिडर हो जाएंगे? मैं अपने खिलाफ जमा करा देता हूँ फिर। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ इसको एक तरफ रख दीजिए। अब तो अदालत ने एक फैसला कर दिया है, अदालत को ये भी तो देखना है कि अब आपने 15 दिन दे दिए जो उनको आइन नहीं देता। आपने कहा कि जी ये जाके उस जमात को ज्वाइन कर लेना जिसकी पार्लिमानी जमात नहीं है। आपने अज्यूम कर लिया कि अगर ये लोग इलेक्शन लड़ते, इस सिंबल से आते तो जीत जाते। इस अजम्पशन पे फैसला है ना। अगर आपने इस अजम्पशन पे करना है तो फिर बहुत सारी अजम्पशन इसके साथ और भी निकलेंगे।
डिटेल जजमेंट का इंतजार करेंगे। आर्टिकल 6 और पीटीआई पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर कमर ज़मान कायरा अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब ये मामला अगले चंद दिनों में आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हलचल मचाता हुआ नजर आएगा। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।